जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए। आज के इस डीप डाइव में ना हम एक बहुत ही शानदार और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। पर उससे पहले अपने स्टडी टेक के स्टूडेंट्स के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो इसी जोश के साथ आज हम डिकोड करेंगे मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स को। बिल्कुल, और ये कोट आज के टॉपिक पे एकदम सही बैठता है क्योंकि मानवाधिकारों का जो पूरा इतिहास है ना, वो भी एक बहुत बड़े संघर्ष से ही निकला है। हाँ, वही तो आज हमारे पास जो सोर्स हैं वो स्टडी टेक की तैयार की हुई स्लाइड्स और कुछ बेहद दिलचस्प नोट्स हैं। और आज का हमारा मिशन है इन दस्तावेजों को पूरी तरह से डिकोड करना। मतलब ग्लोबल लेवल से लेकर नेशनल और फिर यूपी स्टेट लेवल तक पूरा ह्यूमन राइट्स का जो निचोड़ है ना, वो समझना है। सही कहा। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसे बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। मतलब सिर्फ किताबी या बोरिंग कानूनी बातें नहीं, बल्कि इसके पीछे का जो असली मकसद है वो जानेंगे। और हाँ, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। इन भारी भरकम कानूनी अनुच्छेदों को याद रखने के लिए ना इन स्लाइड्स में कुछ बहुत ही मजेदार देसी ट्रिक्स और पिक्चर्स दी गई हैं। मतलब हंसते हंसते सब कुछ आपके दिमाग में छप जाएगा। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम आती हैं एग्जाम्स में। लेकिन अगर हम शुरुआत करें तो मानवाधिकार सिर्फ एग्जाम के कुछ सवाल नहीं है। अगर हम मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2(1)(d) का विश्लेषण करें। अरे बाप रे, इतनी भारी धारा। हाँ, सुनने में थोड़ा तकनीकी लगता है, पर इसका मतलब बहुत ही सीधा और गहरा है। ये धारा कहती है कि ये वो अधिकार हैं जो जीवन, स्वतंत्रता, समानता और गरिमा से जुड़े हैं। मतलब ये आपको जन्म से मिले हैं। अच्छा, तो मतलब ये किसी सरकार की खैरात नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी राज्य की दया पर निर्भर नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सत्ता आपको दान में दे रही है, बल्कि ये आपका मानव होने का एक स्वाभाविक परिणाम है। सही बात है यार। ये तो मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो इंसान पैदा होते अपने आप टिक मार्क हो जाते हैं। खैर, अगर हम नोट्स के हिसाब से चलें तो भारत के कानूनों में घुसने से पहले इसकी शुरुआत ग्लोबल लेवल पर होती है, मतलब पेरिस से। हाँ, UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हाँ बिल्कुल, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनाया था। अब इसके लागू होने की जो डेट थी वो थी 10 दिसंबर 1948, और इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अब इसे याद रखने की वो देसी ट्रिक सुनिए जो स्लाइड्स में दी गई है। हाँ, वो ट्रिक सच में बहुत ही क्रिएटिव है। बताइए। ट्रिक ये है कि हर मानव का अधिकार 10 दिशाओं में है और इसके लिए हमें अड़ जाना चाहिए। 10 दिशा मतलब 10 दिसंबर, और अड़ जाना इशारा करता है 48 यानी 1948 की तरफ। कैसा लगा? एकदम सटीक। और यहाँ पर जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है ना, वो है ये साल 1948। हाँ, आजादी के ठीक 1 साल बाद। भारत के लिए हाँ, लेकिन अगर हम इसे एक बड़े ग्लोबल परिदृश्य से जोड़ें तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद का दौर था। दुनिया ने अभी अभी प्रलय, हॉलोकॉस्ट और भयानक नरसंहार की विभीषिका देखी थी। इंसानियत पूरी तरह से टूट चुकी थी। हो, अच्छा। तो मतलब ये पूरा डिक्लेरेशन उसी दर्द का एक रिएक्शन था? बिल्कुल। तब के ग्लोबल नेतृत्व को ये गहरा एहसास हुआ कि सिर्फ राज्य की संप्रभुता की आड़ लेकर सरकारें अपने ही नागरिकों का संहार नहीं कर सकती। अगर मानव के मूल अधिकारों को वैश्विक स्तर पर सुरक्षित नहीं किया गया तो सभ्यता खुद को ही नष्ट कर लेगी। समझ गया। तो उस ग्लोबल दर्द ने एक ग्लोबल कानून को जन्म दिया। अब उस ग्लोबल ढांचे से आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को इस बात पर लाते हैं कि भारत ने इस प्रणाली को नेशनल लेवल पर कैसे ढाला। तो भारत में इसके लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की स्थापना की गई। एकदम सही। अब नोट्स के मुताबिक इसकी स्थापना हुई 12 अक्टूबर 1993 को, और इसकी भी एक जबरदस्त देसी ट्रिक मौजूद है। ट्रिक है, 1-2 काम मानवाधिकार के भी करो और 93 में तीर तान के खड़े हो जाओ। क्या बात है ना कमाल? यहाँ 1-2 यानी 12 अक्टूबर और 93 में तीर तान के मतलब 1993। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया और इसके पहले अध्यक्ष थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। और मुझे याद है इसके लिए भी एक बहुत अच्छी एनालॉजी दी है नोट्स में। हाँ, इसे ऐसे याद रखने को कहा गया है कि आयोग के बनते ही शोषितों के जीवन में रंग भर गया, रंगनाथ से रंग भर गया। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे एक डाउट है।
नोट्स में ना एक बात बहुत स्पष्ट रूप से हाईलाइट की गई है कि ये एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है। यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी। हाँ, संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। इसका मतलब संविधान के अनुच्छेदों में इसका सीधा कोई जिक्र नहीं है। तो क्या इसका सिर्फ एक वैधानिक संस्था होना इसे कमजोर नहीं बनाता? मतलब क्या इससे इसकी ताकत सीमित नहीं हो जाती? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। ये मान लिया जाता है कि अगर कोई संस्था संवैधानिक नहीं है तो वो पावरफुल नहीं हो सकती, लेकिन वैधानिक होने का अर्थ कमजोर होना बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो फिर इसका फायदा क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसे संसद के एक विशेष अधिनियम यानी मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत बनाया गया है। संसद ने बाकायदा एक कानून पास करके इसे कुछ बहुत ही विशिष्ट और केंद्रित शक्तियां दी हैं। मतलब ये अपने फील्ड के बॉस हैं? बिल्कुल। जैसे चुनाव आयोग या वित्त आयोग जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके काम बहुत व्यापक होते हैं। लेकिन एनएचआरसी का काम एकदम लेजर फोकस्ड है, सिर्फ और सिर्फ मानवाधिकारों का संरक्षण करना। समझ गया। और इसकी संरचना का जो खाका स्लाइड्स में खींचा गया है वो भी बहुत दिलचस्प है। इसके सदस्यों के कार्यकाल को लेकर भी एक कॉग्निटिव शॉर्टकट है, ट्रिक है। मानव के अधिकार 3 लोक और 70 साल तक सुरक्षित हैं। 3 लोक और 70 साल? मतलब 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। सही, पर 70 साल ही क्यों? 65 क्यों नहीं? क्योंकि इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या जज होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज 65 की उम्र में तो रिटायर ही होते हैं, इसलिए इनका कार्यकाल 70 साल रखा गया है। अरे हाँ, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। खैर, इसकी संरचना में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 2 डीम्ड सदस्य होते हैं। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया। हाँ, जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बिल्कुल, पर राष्ट्रपति ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। इसके लिए ना 6 सदस्य समिति की सिफारिश जरूरी होती है। और इस समिति में कौन-कौन है सुनिए? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापति और दोनों सदनों के विपक्ष के नेता। ये बहुत ही भारी भरकम कमेटी है। वही तो। नोट्स की ट्रिक के अनुसार अधिकारों की रक्षा के लिए देश के सारे बॉस मिलकर फैसला लेंगे। मतलब इतने सारे पॉलिटिकल हैवीवेट्स एक ही कमेटी में। अगर आप इस 6 सदस्य समिति के पीछे की राजनीति और इसके दर्शन को समझे ना, तो इसमें भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही परिपक्व संतुलन दिखाई देता है। वो कैसे? विचार करने वाली बात यह है कि मानवाधिकार उल्लंघन की सबसे ज्यादा शिकायतें किसके खिलाफ आती हैं? पुलिस, प्रशासन या सरकार के तंत्र के खिलाफ ही ना? हाँ, ऑब्वियसली। तो अगर सिर्फ सत्ताधारी दल ही इस आयोग के अध्यक्ष को चुनेगा तो उसकी निष्पक्षता पर तो हमेशा सवाल उठेंगे। इसीलिए इस समिति में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति को रखा गया है, जो पूरे सदन को रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम सही, किसी एक पार्टी को नहीं। और साथ ही दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं की मौजूदगी ये तय करती है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति इस कुर्सी पर ना बैठे जिसका झुकाव सिर्फ सत्ता पक्ष की ओर हो। ये एक तरह का इनबिल्ट वीटो सिस्टम है। क्या बात है, मतलब राजनीतिक रूप से एकदम न्यूट्रल सिस्टम बना दिया। खैर, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अब इन नेशनल लेवल के बॉस लोगों से आगे बढ़ते हैं और राज्य के परिदृश्य पर आते हैं। हाँ, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। बिल्कुल, जो पुलिस और कानून व्यवस्था जैसे राज्य के विषयों के लिए बहुत अहम है। स्रोत में यूपी मानवाधिकार आयोग का एक मस्त उदाहरण दिया गया है। इसका गठन हुआ 4 अप्रैल 1996 को। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। और इसकी भी कोई देसी ट्रिक होगी? अरे, बिना ट्रिक के स्टडी टेक की स्लाइड्स पूरी कैसे होंगी? ट्रिक है, चारों तरफ यूपी में 96 से मानवाधिकार छा गया। चारों तरफ मतलब 4 अप्रैल, और 96 से छा गया मतलब 1996। ये ट्रिक्स तो सच में दिमाग में बैठ जाने वाली हैं, है ना? लेकिन यहाँ नोट्स में एक बहुत बड़ा कैच है, जिसे रेड कलर से वेरी इंपॉर्टेंट मार्क किया गया है। राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्य का राज्यपाल करता है, लेकिन इन्हें पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। इन्हें सिर्फ देश का राष्ट्रपति हटा सकता है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है एग्जाम्स के लिए भी। पर यार, ये तो कुछ ऐसा हो गया ना जैसे आपकी कंपनी का रीजनल मैनेजर आपको नौकरी पर रख ले, लेकिन आपको काम से निकालने का पावर सीधा कंपनी के ग्लोबल सीईओ के पास हो। मतलब ऐसा विरोधाभास क्यों?
दरअसल ये कोई विरोधाभास नहीं है। ये एक बहुत ही सोची समझी रक्षात्मक रणनीति है। अगर आप जमीनी हकीकत को देखें तो राज्य मानवाधिकार आयोग अक्सर राज्य की पुलिस की ज्यादतियों, फर्जी मुठभेड़ों या जेलों में होने वाले उत्पीड़न की जांच कर रहा होता है। हाँ, और पुलिस तो सीधे राज्य सरकार के अंदर आती है। बिल्कुल। तो अगर राज्य सरकार, जिसका प्रतिनिधित्व राज्यपाल करते हैं, उसी के पास सदस्यों को हटाने की शक्ति होगी, तो वो तो बहुत आसानी से आयोग पर जांच रोकने या रिपोर्ट बदलने का दबाव डाल सकती है ना। अरे हाँ, वो तो सीधा बोलेंगे कि रिपोर्ट हमारे फेवर में बनाओ, वरना कल से नौकरी पर मत आना। एकदम सही पकड़े। संविधान निर्माताओं और कानून बनाने वालों ने इस खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था। इसलिए नियुक्ति का अधिकार राज्य को दिया गया ताकि लोकल मुद्दों की समझ रखने वाले लोग आएं। लेकिन पद से हटाने का अधिकार केंद्र यानी राष्ट्रपति के पास सुरक्षित कर दिया गया। हाँ, ये व्यवस्था आयोग की सदस्यों को राज्य सरकार के किसी भी मनमाने दबाव से आजाद करती है, ताकि वो बिना किसी डर के राज्य प्रशासन के खिलाफ भी कठोर और निष्पक्ष जांच कर सके। वाह, ये तो वाकई एक बेहतरीन और अभेद्य ढाल है। तो चलिए, आयोगों के संस्थागत ढांचे को समझने के बाद अब सीधे उन मौलिक अधिकारों पर आते हैं जिनकी रक्षा के लिए ये पूरी व्यवस्था खड़ी की गई है। बिल्कुल। भारत के संविधान के भाग 3 में जो अधिकार दिए गए हैं। हाँ, और उन्हें याद रखने के लिए स्रोत सामग्री में कुछ बेहद क्रिएटिव फंडे और पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 में है। इसकी ट्रिक है 1-4 सब एक समान यार। मजेदार है। फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19। ट्रिक 19 की उम्र में पूरी आजादी चाहिए। इसके बाद है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 21। इसके लिए सूत्र है 2-1 सांसें भी जीवन के लिए जरूरी है। 2-1 मतलब 21। सही। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23। ट्रिक 23 में तबाही रोको। बाल श्रम निषेध, अनुच्छेद 24। 2-4 पैसों के लिए बच्चों से काम मत कराओ। और अंत में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। 32 दांत मत दिखाओ, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ। ये 32 दांत वाली एनालॉजी बहुत ही फनी और इफेक्टिव है। विजुअलाइज करने में बहुत आसानी होती है। एकदम। ये ट्रिक सच में दिमाग में छप जाने वाली है, लेकिन नोट्स में ने खास बात गौर करने वाली है। अनुच्छेद 21 पर एक बड़ा सा स्टार लगा है और स्पष्ट रूप से लिखा है कि ये सबसे बड़ा मानवाधिकार है। मेरा सवाल यह है कि इन सभी इतने महत्वपूर्ण अधिकारों की लिस्ट में केवल अनुच्छेद 21 को ही ये सर्वोच्च दर्जा क्यों दिया गया है? ये कानूनी दर्शन का एक बहुत ही गहरा सवाल है। चलिए इस पर थोड़ा ठहर कर विचार करते हैं। देखिए, समानता यानी अनुच्छेद 14 समाज के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी जो अनुच्छेद 19 में है, वो एक जीवंत लोकतंत्र की पहचान है। लेकिन अगर हम बुनियादी स्तर पर सोचें तो अगर किसी व्यक्ति को जीने का ही अधिकार ना हो, अगर उसकी सांसों पर ही सत्ता का नियंत्रण हो, तो क्या वो व्यक्ति समानता की मांग कर सकता है? मतलब ही नहीं बनता। मुर्दा इंसान थोड़ी बोलेगा कि मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। वही बात है। क्या कोई मृत व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। अनुच्छेद 21 ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब ये बेस है सबका। बिल्कुल। ये अधिकार वो बुनियादी नींव है, वो धुरी है जिस पर बाकी सारे अधिकार परिक्रमा करते हैं। अगर अनुच्छेद 21 को हटा दिया जाए ना, तो संविधान की बाकी किताब सिर्फ शब्दों का एक बेजान पुलिंदा बनकर रह जाएगी। जीवन के बिना बाकी सभी अधिकार अर्थहीन हैं। सही बात है यार, जीवन है तभी अधिकार है। लेकिन सैद्धांतिक रूप से इतना मजबूत संविधान और कागजों पर इतने शानदार आयोग होने के बावजूद ना, जब हम यथार्थ की जमीन पर आते हैं तो तस्वीर थोड़ी बदल जाती है। हाँ, वो रियलिटी चेक तो करना ही पड़ेगा। वही तो। स्रोत सामग्री का आखिरी हिस्सा इन आयोगों की सीमाओं यानी लिमिटेशंस के बारे में बात करता है, और ये सच में कई सवाल खड़े करता है। इसमें कुछ हैरान करने वाले तथ्य हैं। जैसे कि शिकायत दर्ज कराने की समय सीमा। हाँ, पहला बड़ा कैच यही है। घटना के मात्र 1 साल के अंदर शिकायत करनी होती है, वरना आयोग उस पर सुनवाई नहीं कर सकता। इसके लिए ट्रिक दी गई है, अधिकार छीने तो 1 साल में जागो, वरना सो जाओ। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, क्योंकि कई बार पीड़ितों को बाहर आने में या हिम्मत जुटाने में ही सालों लग जाते हैं। एग्जैक्टली। दूसरा बड़ा तथ्य ये है कि सेना यानी आर्म्ड फोर्सेस के मामलों में एनएचआरसी सीधे जांच नहीं कर सकता। उसे केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगनी पड़ती है।
और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ा पॉइंट है, कि इस आयोग की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी यानी बाइंडिंग नहीं होती। मतलब ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं। हाँ, ये आयोग खुद किसी को सजा नहीं सुना सकता और इसीलिए इसे अक्सर बिना दांत का बाघ या टूथलेस टाइगर कहकर पुकारा जाता है। अब यहाँ मैं इस पूरी व्यवस्था को सीधे चुनौती देना चाहूंगा। बताइए क्या चुनौती? यार, अगर ये किसी को सजा ही नहीं दे सकता और सरकार इसकी बात मानने के लिए कानूनी रूप से मजबूर ही नहीं है, तो फिर इस बिना दांत के बाघ के होने का फायदा ही क्या है? क्या ये पूरी व्यवस्था सिर्फ एक दिखावा नहीं है, मतलब एक कागजी शेर? लेक ऐसा प्रश्न है जो कानूनी हलकों में बार बार उठाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर सिर्फ तकनीकी नजरिया रखा जाए ना, तो हाँ, ये आयोग सीधे तौर पर किसी को जेल नहीं भेज सकता और इसकी रिपोर्ट को लागू करना सरकार की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। तो फिर तो ये सच में सिर्फ नाम का ही हुआ ना? नहीं, एक सेकंड। इसे सिर्फ दिखावा या कागजी शेर मान लेना एक बहुत ही सतही मूल्यांकन होगा। इसकी असली ताकत को समझने के लिए ना, आपको इसके कार्यप्रणाली के प्रभाव को देखना होगा। प्रभाव? वो कैसे? देखिए, जब एनएचआरसी किसी मामले की जांच करता है, तो उसके पास एक सिविल कोर्ट की शक्तियां होती हैं। वो बड़े से बड़े अधिकारी को समन भेजकर तलब कर सकता है, किसी भी सरकारी विभाग से गोपनीय दस्तावेज मांग सकता है। अच्छा, मतलब तहकीकात पूरी पावर के साथ होती है। बिल्कुल। और जब इसकी जांच पूरी होती है और ये आधिकारिक रूप से ये रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि हाँ, राज्य के तंत्र द्वारा यहाँ मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो महज एक कागज नहीं होता। वो रिपोर्ट एक पब्लिक वेपन बन जाती है। ओह, मतलब एक हथियार की तरह इस्तेमाल होती है पब्लिक डोमेन में। एकदम सही। उस रिपोर्ट के आधार पर मीडिया सरकार से सवाल पूछता है, संसद में विपक्ष सरकार को घेरता है और संयुक्त राष्ट्र या एमनेस्टी जैसी इंटरनेशनल संस्थाओं के मंचों पर देश की छवि पर सवाल उठते हैं। तो बदनामी का डर। बिल्कुल। इसकी असली ताकत कानूनी सजा देने में नहीं है, बल्कि सरकार की जवाबदेही तय करने और बंद कमरों में होने वाले अत्याचारों में पारदर्शिता लाने में है। कई बार सरकारें सिर्फ इस भारी पब्लिक बदनामी और मॉरल प्रेशर से बचने के लिए इनकी सिफारिशों को मान लेती हैं, दोषियों पर कार्रवाई करती हैं और पीड़ितों को मुआवजा भी देती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही इस बाघ के जबड़े में दांत नहीं हैं, लेकिन इसकी दहाड़ में इतनी ताकत है कि पूरा तंत्र उसे सुनता है और उस दहाड़ की गूंज से बचने के लिए सरकार को कदम उठाने ही पड़ते हैं। बहुत ही शानदार विश्लेषण। शुक्रिया। और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो चल, हाँ, याद रखिए, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रोज थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, तो रूल बहुत सिंपल सा है दोस्तों। हर सवाल और उसके चारों ऑप्शंस के बाद में थोड़ा पॉज लूंगा। करीब 3 सेकंड का समय होगा आपके पास, ताकि आप अपना जवाब सोच सकें और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसका सही आंसर और एक जबरदस्त ट्रिक। तो आई थिंक सब रेडी हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेक्शन से, जो है मानवाधिकारों की नींव। देखते हैं ये अधिकार आए कहां से। चलिए, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स कब अपनाई गई थी? ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1993 या ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। अपना आंसर सोचिए दोस्तों। ध्यान से सोचना दोस्तों, डेट्स में कंफ्यूज मत होना। हाँ, ध्यान से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1948। सही जवाब। और इसको याद रखने की हमारी फनी ट्रिक क्या होगी? ट्रिक बहुत मजेदार है। देखो, हर मानव का अधिकार 10 दिशाओं में है और इसके लिए ऐड जाना चाहिए। 10 दिशाओं से बन गया 10 दिसंबर और ऐड जाना से बन गया 1948। हाँ, क्या बात है। 10 दिशाओं में ऐड जाना, ऐसे लिंक करोगे ना दोस्तों, तो एग्जाम के प्रेशर में भी कभी नहीं भूलोगे। और आई थिंक इसी से जुड़ा हमारा अगला क्वेश्चन भी है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 10 दिसंबर या ऑप्शन डी 12 अक्टूबर। सोचिए। अभी पिछले एक्सप्लेनेशन के बाद ये तो आसान लगना चाहिए। वही तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 10 दिसंबर। हाँ, क्योंकि इसी दिन 1948 में वो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन लागू हुआ था ना, तो 10 दिसंबर की डेट फिक्स हो गई है। एग्जाम में ना फैक्ट्स को आपस में इसी तरह लिंक किया करो, रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सही कहा आपने। चलिए अब थोड़ा संविधान के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
यानी हमारी लिस्ट का क्वेश्चन 9। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। अपना आंसर रेडी रखिए। ये क्वेश्चन तो भाई हर दूसरे एग्जाम में दिख जाता है। बिल्कुल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 21। और इसकी ट्रिक ध्यान से सुनना। 2-1 सांसें भी जीवन के लिए जरूरी हैं। 2-1 यानी अनुच्छेद 21। 2-1 सांसें, क्या सॉलिड ट्रिक है यार। सच में अनुच्छेद 21 एक आम इंसान की सबसे बड़ी ढाल है। ये राइट टू लाइफ की गारंटी है। अच्छा, एक डाउट था यहाँ पर मेरे माइंड में। मान लीजिए अगर देश में आपातकाल या इमरजेंसी लग जाए तो क्या सरकार ये 2-1 सांसें भी रोक सकती है? मतलब क्या राइट टू लाइफ सस्पेंड हो सकता है? अरे बिल्कुल नहीं, ये सबसे बड़ा कैच है इस आर्टिकल का। अनुच्छेद 21 इतना शक्तिशाली है कि इमरजेंसी में भी ये कभी सस्पेंड नहीं होता। ये जीवन जीने का अधिकार आपसे कोई भी गवर्नमेंट छीन नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। वाह, ये तो सच में बहुत पावरफुल ढांचा बनाया गया है। चलिए अब आते हैं अगले सेक्शन पर, जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की संरचना और गठन। यहाँ से बहुत ट्रैप्स आते हैं। हाँ, एग्जामिनर यहाँ सबसे ज्यादा फंसाता है। तो अगला सवाल वही ट्रैप है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी लिस्ट का क्वेश्चन 11। NHRC किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी वैधानिक या संविधिक, ऑप्शन सी गैर सरकारी या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों। इसमें एग्जामिनर सच में बहुत बुरा गेम खेलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैधानिक या स्टैट्यूटरी संस्था। देखो दोस्तों, इसको कंफ्यूज मत करना। स्टूडेंट्स अक्सर राष्ट्रीय आयोग नाम देखकर इसको संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मान लेते हैं, लेकिन संविधान में इसका कोई आर्टिकल है ही नहीं। ये संसद के 1993 के एक एक्ट से बनी थी, और जो एक्ट से बनता है वो वैधानिक होता है। अच्छा, तो जो कानून पास करके बनाया जाए वो वैधानिक। तो इसकी स्थापना की एग्जैक्ट डेट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारी लिस्ट का क्वेश्चन 3 है, NHRC की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993, ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1993, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर 1946 या ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1946। अपना आंसर सोचिए। डेट्स में ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना? वही तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 12 अक्टूबर 1993। और ट्रिक बहुत ही मजेदार है। 1-2 काम मानवाधिकार के भी करो और 93 में अपने हक के लिए खड़े हो जाओ। 1-2 से बन गया 12 अक्टूबर और 93 से 1993। हाँ, 1-2 काम सही है। अच्छा, जब ये आयोग बना था तो इसके पहले बॉस कौन थे? ये प्रीवियस ईयर्स में बहुत पूछा गया है। हाँ, और वही हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 लिस्ट का क्वेश्चन 4। NHRC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए HL दात्तू, ऑप्शन बी अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन सी रंगानाथ मिश्रा या ऑप्शन डी KG बालाकृष्णन। सोचिए। ये तो एज इट इज छपकर आता है पेपर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रंगानाथ मिश्रा। ट्रिक लिख लीजिए दोस्तों। आयोग बनते ही मानव के जीवन में अधिकारों के रंग भर गए। रंग से बन गया रंगानाथ। रंग भर गए, एकदम मस्त ट्रिक है, सीधा दिमाग में सेट हो जाएगी। हाँ, और इन अध्यक्ष को चुनता कौन है वो भी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7 सीरीज का क्वेश्चन 6। आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी गृह मंत्री। सोचिए दोस्तों। ये वाला ऑप्शन देखने में इजी लगता है, लेकिन इसके पीछे थोड़ा डीप कानून है। सही कहा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। लेकिन एक्सपर्ट, इसमें ऐसी क्या डिटेल है जो स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए जरूर पता होनी चाहिए? डिटेल ये है दोस्तों कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकते। वो एक 6 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर नियुक्ति करते हैं और इस कमेटी के हेड होते हैं प्रधानमंत्री। सबसे अहम बात, इसमें विपक्ष के नेता भी शामिल होते हैं। ओहो, यानी पूरा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम बनाया गया है। विपक्ष को भी पावर दी गई है। बिल्कुल, ताकि सरकार चुपचाप किसी अपने बंदे को इस पावर वाली पोस्ट पर ना बिठा दे। ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जरूरी है। क्या बात है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताना अभी तक कितने आंसर सही हुए हैं आपके। अगर आप एग्जाम की सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्लास को एंड तक देखिए। हाँ, बीच में वीडियो बंद मत करना, क्योंकि अभी मैं आयोग की लिमिट्स और ट्रैप्स बताने वाली हूँ, जहां सबके मार्क्स कटते हैं। तो चलिए तीसरे सेक्शन पर आते हैं, जहां कार्यकाल और रूल्स की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 8 लिस्ट का क्वेश्चन 5।
एनएचआरसी के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, ऑप्शन सी 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, या ऑप्शन डी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सोचिए दोस्तों। यहाँ तो सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। मेरा मानना है ये एग्जामिनर का फेवरेट ट्रैप है। हाँ, ध्यान से आंसर टिक करना। सही आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ट्रिक को ध्यान से सुनना दोस्तों। मानव के अधिकार तीनों लोग और 70 साल तक सुरक्षित हैं। तीनों लोग यानी 3 वर्ष और 70 साल तक। बहुत बढ़िया। और स्टूडेंट्स को मैं यहाँ अलर्ट करना चाहूँगी, एग्जामिनर यही गेम खेलता है। पहले ये 5 साल हुआ करता था, तो जो पुरानी बुक्स है ना मार्केट में, उनमें 5 साल ही लिखा मिलेगा। लेकिन अब ये रूल चेंज हो चुका है, तो 5 वाले ट्रैप में बिल्कुल मत फंसना। अच्छा, तो ये बदलाव आया कब? यही हमारा अगला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 सीरीज का क्वेश्चन 13, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में पहला बड़ा संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2019 या ऑप्शन डी 2008। सोचिए दोस्तों। इसमें थोड़ा क्रोनोलॉजिकली सीक्वेंस को याद रखना पड़ेगा दोस्तों। वही तो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2006। लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम संशोधन था ना, जिसके बारे में हमने अभी बात की, वो 2019 में आया था। उसी 2019 वाले अमेंडमेंट ने कार्यकाल को 5 से घटाकर 3 साल किया था। यानी 2006 और 2019 दोनों इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब कंप्लेंट करने की टाइम लिमिट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सीरीज का क्वेश्चन 10, मानवाधिकार हनन की शिकायत घटना होने के कितने समय के भीतर करनी होती है? ऑप्शन ए 6 महीने, ऑप्शन बी 1 साल, ऑप्शन सी 3 साल या ऑप्शन डी ऐसी कोई सीमा नहीं है। अपना आंसर सोचिए। ये प्रैक्टिकल रियलिटी से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1 साल। ट्रिक सिंपल सी है दोस्तों, अधिकार छीने जाएं तो 1 साल के अंदर जागो, वरना आयोग आपकी कोई मदद नहीं करेगा। 1 साल की लिमिट इसलिए है क्योंकि समय बीतने के साथ सबूत मिटने लगते हैं। अगर सालों पुराना केस आयोग के पास जाएगा तो वो रियलिस्टिकली इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं पाएंगे। वही तो प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब हम आयोग की असली ताकत या कहो कि असली कमजोरी को समझते हैं। सेक्शन 4 क्वेश्चन नंबर 11 सीरीज का क्वेश्चन 15, एनएचआरसी की सिफारिशों की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए बाध्यकारी, ऑप्शन बी सलाहकारी या एडवाइजरी, ऑप्शन सी दंडात्मक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सोचिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इस आंसर में एनएचआरसी की सबसे बड़ी वीकनेस छुपी हुई है। हाँ, तो सही आंसर है ऑप्शन बी सलाहकारी या एडवाइजरी। जी हाँ, इसका मतलब है कि आयोग सिर्फ सिफारिश दे सकता है, किसी को डायरेक्ट सजा नहीं दे सकता, किसी को जेल नहीं भेज सकता। अच्छा, एक बात बताइए, अगर ये सिर्फ सलाह दे सकते हैं, सजा नहीं दे सकते, तो क्या ये बिना दांत का बाघ यानी टूथलेस टाइगर नहीं हो गए? फिर इतने बड़े आयोग का फायदा ही क्या है? अरे, लोग अक्सर इन्हें टूथलेस टाइगर ही कहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनका कोई फायदा नहीं। देखो, इनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में बहुत वजन होता है। हम इसको नेम एंड शेम बोलते हैं। जब आयोग की रिपोर्ट आती है तो वो गवर्नमेंट्स को जनता और इंटरनेशनल मीडिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए काफी होती है। इज्जत बचाने के लिए सरकारों को इनकी सलाह माननी ही पड़ती है। ओहो, मतलब काट नहीं सकते पर दहाड़ इतनी तेज है कि सामने वाला ऐसे ही डर जाए। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लिस्ट का क्वेश्चन 12, सशस्त्र बलों यानी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में आयोग क्या कर सकता है? ऑप्शन ए सीधे जांच कर सकता है, ऑप्शन बी सेना प्रमुख को हटा सकता है, ऑप्शन सी केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है, या ऑप्शन डी इसमें आयोग का कोई दखल नहीं है। सोचिए दोस्तों। इसको भी ना आप लोग पिछले वाले लॉजिक से ही कनेक्ट करके देखिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, वो केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकता है। एग्जैक्टली। सेना और आर्म्ड फोर्सेस के मामले में आयोग सीधे फील्ड पर जाकर जांच नहीं कर सकता। नेशनल सिक्योरिटी का मैटर होता है ना, तो वो डायरेक्ट सेंटर गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है, पर देश की सुरक्षा के लिए इसको कानून में ऐसे ही रखा गया है। समझ गया। अब थोड़ा स्टेट लेवल की तरफ चलते हैं, क्योंकि सारे मैटर दिल्ली से सॉल्व नहीं हो सकते। क्वेश्चन नंबर 13 सीरीज का क्वेश्चन 7, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1996, ऑप्शन बी 10 अक्टूबर 1996,
ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1993 या ऑप्शन डी 4 अप्रैल 2002। अपना आंसर रेडी रखिए। यूपी पुलिस या यूपीएसआई वालों इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क लगा लो अभी के अभी। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन ए 4 अप्रैल 1996। और इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। चारों तरफ यूपी में 96 से मानव अधिकार छा गया। चारों तरफ से बन गया 4 अप्रैल और 96 से 1996 और छा गया। अरे वाह, चारों तरफ 96 से छा गया। यूपी एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स इस ट्रिक को तो एकदम रट लो भाई। हाँ, और अब स्टेट कमीशन से ही जुड़ा हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 14 लिस्ट का क्वेश्चन 8। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस। सोचिए दोस्तों। ध्यान देना दोस्तों, ये इस पूरे टॉपिक का सबसे बड़ा ट्रैप है। वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस। बिल्कुल, और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। देखा, ज्यादातर स्टूडेंट्स एग्जाम में यहाँ राज्यपाल टिक करके आते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, इनकी नियुक्ति तो राज्य का बॉस यानी राज्यपाल करता है, लेकिन पद से हटाने की पावर यानी सस्पेंड करने की पावर सिर्फ देश के बॉस यानी राष्ट्रपति के पास ही होती है। अच्छा, मतलब नियुक्ति राज्यपाल करेगा और हटाएगा राष्ट्रपति। ऐसा क्रॉस कनेक्शन क्यों? क्योंकि सोचो, अगर हटाने की पावर भी राज्यपाल को दे दी जाए तो स्टेट गवर्नमेंट इन मेंबर्स पर अपना दबाव डाल सकती है ना, कि हमारी बात मानो वरना तुम्हें निकलवा देंगे। बिल्कुल। इस प्रेशर और ब्लैकमेल से बचाने के लिए हटाने की पावर सीधा राष्ट्रपति को दी गई है, ताकि मेंबर्स निडर होकर स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी जांच कर सके। वाह, क्या कानून बनाया है। पूरा करप्शन प्रूफ करने की कोशिश की गई है। अब आते हैं हमारे आखिरी सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 15 सीरीज का क्वेश्चन 14। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। सोचिए दोस्तों। आई थिंक प्रिपरेशन करने वाले सभी स्टूडेंट्स का ये सवाल तो ठीक होना चाहिए। सही का, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, जिसे हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। बिल्कुल, इसको डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने संविधान की दिल और आत्मा कहा था, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, और इसकी फनी ट्रिक है दोस्तों, 32 दांत मत दिखाओ, मौलिक अधिकार हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाओ। दांत दिखाने के लगा सीधा एक्शन लो। हाँ, 32 दांत मत दिखाओ। सच में अनुच्छेद 32 वो इमरजेंसी एग्जिट है आपके पास, जहां अगर आपके राइट्स छीने जाएं तो आपको किसी की सुनने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, आज की ये जबरदस्त क्लास यहीं तक थी। स्टडी टेक फैमिली में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आज सभी स्टूडेंट्स के लिए एक आखिरी सवाल छोड़कर जा रही हूँ। आज हमने अनुच्छेद 21 से लेकर 32 तक सब पढ़ लिया, आयोग की शक्तियां देख लीं, लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मानवाधिकार सिर्फ किताबों और इन एमसीक्यूज तक सीमित हैं, या एक जागरूक नागरिक के तौर पर आप अपने आसपास इनका उल्लंघन होने पर सच में आवाज उठाते हैं? सोचिएगा जरूर। तो दोस्तों, आज के एमसीक्यूज यहीं कंप्लीट होते हैं। अगर आपको ट्रिक्स और फनी एक्सप्लेनेशंस के साथ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो स्टडी टेक को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।